गरीबी क्या है? गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वहन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल है भोजन, वस्त्र और घर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एबी डिस्कस with Maddie, presented you by Alpha S Academy. To discuss the issue of poverty, we have with us Madhav Patro, the founder of Alpha S Academy. Madhav, I welcome you. Good evening. Good evening, Avi. I hope you are doing good. Nice, I'm fine. Good evening. Basically, I have done your work. मैंने लगता है मुझे फेयर इनफली पॉवर्टी को डिफाइन कर दिया. बट देन यू इफ यू कुड टेल अस दैट, आप मेरे को बता सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कितने टाइप की होती हैं? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होती हैं? हाँ, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में आपको मतलब जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है वो जी. दो टाइप्स की होती है। जी. उसमें एक आती है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जी. एक दूसरी आती है रिलेटिव पॉवर्टी। जी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है अपनी जो जी. बेसिक लाइफ को रन करने का, जी. जैसे खाना, कपड़ा, मकान, जी. जो उसी को बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जी. रिलेटिव पॉवर्टी होती है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, कि आप मतलब वो थोड़ा सा एजुकेशनल, हेल्थ, वो सब भी कंसिडर करने लगते हैं। जी. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस में वो कंसिडर होती है कि आप, हमें सुना होगा कि एक कंट्री का एक कंट्री का कंपेयर करते हैं, स्टेट का कंपेयर करते हैं, रीजनल का कंपेयर करते हैं, ये रिलेटिव पॉवर्टी होती जी. दैट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करूं अगर मैं, तो इंडिया में कैसे पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है? उसके बाद बहुत सारा डाटा आता है. डाटा में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है पॉवर्टी के डेटा में. पॉवर्टी का डेटा अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि बहुत टाइम से पॉवर्टी का डेटा आ ही नहीं रहा है. तो बेसिकली माधव, यू कुड टेल अस द पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया कैसे एस्टिमेट किया जाता है? डाटा से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? क्यों फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहे हैं इतने ज्यादा? है। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन करती है नीति आयोग, जी. जो एनएसएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों बॉडीज मिलके हमारी पॉवर्टी एस्टिमेशन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि 2011 से जी. कोई हमारी डाटा गवर्नमेंट ने पब्लिकली रिलीज नहीं किया है। नहीं क्या है? और आप, जो हमारी मेथड्स है, जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन का मेथड है इंडिया पे, वो जैसे नॉर्मली पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन होती है इनकम और कंजम्पशन लेवल पे करते हैं। लेकिन इंडिया में ना कंजम्पशन फॉलो किया जाता है, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन फॉलो करने का रीजन क्या है कि जो हमारी इनकम है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और इनकम बहुत वेरिएशन करती है। जी. और कुछ कुछ लोगों का एडिशनल इनकम भी होता है जो कैश ट्रांजेक्शन में होता है, उसको अकाउंट पे लेना मुश्किल होता है। जी. और हमारी जो डेटा कलेक्शन अप्रोच है, जो वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इनकम लेवल पे एस्टिमेशन करना, इसीलिए हम कंजम्पशन बेस्ड पे अप्रोच ही लेते हैं। जी. जी. और माधव, अगर आप बता सकें हमें हल्का सा कि कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर में हल्का सा फर्क हिंदी में, अगर एग्जांपल के थ्रू आप हमें समझा सकें. जैसे अभी कंजम्पशन इनकम बोलोगे आप, कि इंडिविजुअल का जो सैलरीज आती है मंथली, उसका इनकम कितना है, जी. वो आप उसको एस्टिमेशन करोगे। जैसे आप, जैसे कुछ यूएसए, यूके जैसे यूरोपियन कंट्रीज पे वो इनकम लेवल एस्टिमेशन होती है, क्योंकि उनकी जो भी सैलरीज होती है वो उनके, क्योंकि 90% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, जी. उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बहुत ही अकाउंटेबल होते हैं। जी. लेकिन इंडिया में आप 80% जो है वो अनअकाउंटेबल है। इसलिए आप उनकी इनकम कितनी आ रही है, मंथली इनकम समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल को इंडिया में, एक हाउस होल्ड को इंडिया में, मतलब एक मिनिमम लाइफ गुजारने के लिए उनको चाहिए 6,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। जी. आप उसको एस्टिमेशन करना है,
ठीक है। आप समझो, आप उस हाउस होल्ड का इनकम इंडिया में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। जी। क्यों? कि अभी अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं, जी। वेरिएशन इनकम, एडिशनल इनकम, डाटा कलेक्शन में जो हमारी फॉल्ट्स है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वो हमें इजीली, वो कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना बेस में वो अपनी जो मंथली मतलब गुड्स के लिए खरीद रहे हैं, उसका बेस में हम लोग कि ठीक है भाई, जो किस फैमिली हाउस होल्ड के पास 6,000 रुपया जो एक्सपेंडिचर के है, तो वो पॉवर्टी से बाहर है, जो नहीं है वो पॉवर्टी से नीचे आते और सही कहा आपने, डाटा कलेक्शन डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि जिस देश में लगभग लगभग सिर्फ 1% लोग इनकम टैक्स देते हो, तो वहाँ इनकम हैं। के हाँ, थ्रू पॉवर्टी एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल है। एब्सोल्युटली। बहुत ही मुश्किल होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो यहाँ पे लोग करोड़पति होते हैं और उनके बीपीएल कार्ड बने हुए होते हैं, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। एंड दैट इज द प्रिसाइज, आई थिंक, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द डेटा कलेक्शन। Madhav, if you could like just reflect on the post independence methods and प्री इंडिपेंडेंस मेथड्स, कैसे चेंज हुआ है इंडिपेंडेंस से पहले और जैसे इंडिपेंडेंस के अभी बाद? मतलब दादा भाई नेहरू जी, आप जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में आप जाओगे, जी। तो हमारी 3 मेजर एस्टिमेशन किए थे, वो हमें मतलब एक वैलिड एस्टिमेशन माना जाता है। जी। दादा भाई नेहरू जी का जो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो जी। उनकी बुक उसने पब्लिश किए थे, जी। उसमें उन्होंने बोले थे कि किस हाउस होल्ड के पास जी। 16 रुपीज से 35 रुपीज पर ईयर कैपिटा इनकम होगा, तो वो पॉवर्टी से बाहर होंगे। उनकी एस्टिमेशन थी। उस टाइम पे उतना डाटा नहीं था, उनकी एक एजम्पशन था, बेस्ड ऑन उनकी सराउंडिंग का एजम्पशन था, तो उन्होंने किए थे। बिल्कुल। उसके और बाद, उस समय 16 रुपये हाँ जी, 35 हाँ, बड़ी बात होती थी माधव, और आज के समय से शायद छोटा हाँ, लगे, बट उस टाइम पे बहुत बड़ी ये बात है, बड़ी क्योंकि बात है। आप 1800 मतलब लेट 19 सेंचुरी 1835 के या आसपास अर्ली आई थी, 20 हाँ, सेंचुरी में 18। आप बोल रहे बात कर। जी। और उसके बाद एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो अभी जो हमारी नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था, जी। नेशनल प्लानिंग कमीशन। ये नेशनल प्लानिंग कमीशन का जो प्री इंडिपेंडेंट का जो बॉडी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, उसी से एवॉल्व हुआ था नेशनल प्लानिंग कमीशन। जी। एक्चुअली ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी, जी। ये सुभाष चंद्र बोस के जो कांग्रेस के चेयरमैन थे उस टाइम पे, जी। इन्होंने बनाया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। जी। तो उस टाइम पे इन्होंने एक एस्टिमेशन बनाया था, जी। किसके पास 15 से 20 रुपया पर मंथ इनकम होगा, जी। तो वो अबव पॉवर्टी लेवल मतलब गरीबी से वो छुटकारा पा सकते हैं। इनका जी। ये एस्टिमेशन था। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उस टाइम पे मुंबई, अभी है उस टाइम में बम्बई बोला जाती थी, जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, उधर कुछ बिजनेसमैन, उन्होंने एक बम्बई प्लान करके लाए थे। उसमें उन्होंने बोले थे कि किसके पास 75 रुपीज पर कैपिटा इनकम होगा पर ईयर में, वो अबोव पोवर्टी से अबोव लाइन पे होंगे। उनकी एस्टिमेशन थी। ये प्री इंडिपेंडेंट का था। और पोस्ट इंडिपेंडेंट में हमारी बहुत सारे कमिटीज आए थे, लेकिन ये 1970 से ये जो पोवर्टी एस्टिमेशन है, जी। इसको सीरियसली लिया गया था। जी। उसके बाद आपको सुना होगा कि वीएम धंधेकर कमेटी, ये अलग कमेटी, कमेटी, ये लकड़ वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी, उसके बाद सुरेश तेंदुलकर की तेंदुलकर कमेटी, कमेटी। हाँ। उसके बाद रंगराजन की जो कमेटी बनी थी, उसने अपना जो मतलब वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड नहीं थी, लेकिन उन्होंने जी। खुद ही एक मतलब सेल्फ एजम्पशन मतलब सेल्फ सर्वे किए थे उन्होंने, जी। रंगराजन कमेटी। तो जी। ये हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस तक अभी तक है। उसके बाद अभी तक रियल में कोई सर्वे नहीं हुआ है। जी। हम जो भी डेटा बात करते हैं, ये जी। वर्ल्ड बैंक का डेटा और जी। सीएमआई का जो सर्वे होता है उसी का बेस में करते जी। इनफैक्ट अगर मैं और अपने एडिटर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो ये ग्राफ
स्क्रीन पे चलाएं। हाँ, अगर मैं 2011 में 12 में ही अगर मैं सारी जो कमिटीज हैं उनके हिसाब से बात करूं, तो परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ दी पुअर पीपल इन इंडिया, तो सी रंगराजन मेथोडोलॉजी से उस समय पे 2011 में 29.5% ऑफ द पीपल वर under the garb of poverty. According to Suresh Tendulkar methodology, it was 21.9. अब आप देखिए माधव कि कैसे सिर्फ मेथोडोलॉजी चेंज करने से ही लोग अंदर बाहर हो जा रहे हैं। असलियत तो क्या है वो अलग बात है। अगर हम सी रंगराजन फॉर्मूला लेते हैं तो लगभग 100 में से 30 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन अगर हम वहीं पे सुरेश तेंदुलकर मेथोडोलॉजी ले लेते हैं तो कुछ 100 में से 22 ही लोग गरीबी रेखा के अंदर है। अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा लेते हैं तो दैट इज 21.2, और वर्ल्ड बैंक का एक और डेटा लेते हैं तो दैट इज 12.4। तो देखिए डाटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि सिर्फ डाटा से ही लोग अंदर बाहर हो जा रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है उसकी तो बात ही अलग है। तो पॉवर्टी लेवल ओवर द ईयर्स कैसी रही है, कैसे क्यों इतना फ्लक्चुएशन है, क्या क्या लगता है वो जैसे क्यों हो रहा आपने बोला है? जी। जैसे आपने बोला है कि जो वर्ल्ड बैंक का जो पहला रिपोर्ट में 21% था, वर्ल्ड बैंक का बाद में जी। 12% हो गया है। जी। तो ये होने का एक ही रीजन था कि उनका जो डॉलर था, जो जी। उन्होंने डॉलर कम कर दिया था, 1.5 कितना कर दिए थे सेकंड पे। तो जी। उस टाइम पे उनका पॉवर्टी, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी थी वो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी। जी। एक्चुअली ये जो हमारी जो मिनिमम जो पॉवर्टी इंडिया में जो कैलकुलेट होती है वो नहीं थी वो। जी। जी। उनकी जो पॉवर्टी थी एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, क्योंकि जी। सस्टेनेबल गोल्ड वन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी एराडिकेट करने का जो थी, उसके लिए उसने वर्ल्ड बैंक ने वो एस्टिमेशन बनाए थे। जी। लेकिन हमारी जो इंडिया की जो पॉवर्टी है, एक्चुअली 1990 से 2015 तक इंडिया ने अराउंड 260 मिलियन पीपल्स को पॉवर्टी से बाहर निकाला। ये एब्सोल्युट। एक ग्लोबल रिकॉर्ड है, और ये वर्ल्ड बैंक भी, मतलब एक्नॉलेज। जो वर्ल्ड बैंक ने भी अपने बहुत सारे रिपोर्ट्स में मेंशन किया था, जी। जो इंडिया की जो 1990s में जो 3 डेकेड्स में उन्होंने जो अचीव किए थे, जी। जी। उसी जी। क्या वजह से ही ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी कम हुआ है। जी। 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 लेकिन जब ये अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2017 में इन्होंने जो पर पर्सन का जो पॉवर्टी लाइन से, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के लिए $2.15 का एक लिमिट रखा था। जी। तो उस लिमिट के बाद इन्होंने एस्टिमेशन किया तो ग्लोबली अराउंड 650 मिलियन पीपल्स अभी भी पॉवर्टी में है। उसमें 25% पॉवर्टी लिव्स इन इंडिया। और आपने जो बात कहा था कि जो इंडिया का जो पॉवर्टी फ्लक्चुएशन है, जी। ये हमें इंडिया का जो 2015 तक, मतलब जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन था, ठीक था। लेकिन 15 के बाद इंडिया की जो पॉवर्टी जो फ्लक्चुएशन आई थी, कि कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया का पॉवर्टी बढ़ गया है, मतलब कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं कि इनकी जो पॉवर्टी ये थी, मतलब इन नॉर्मल लैंग्वेज पे, कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी, और कुछ इंडिया जब मिडिल इनकम कंट्री हो गई थी, तो जी। इनकी जो पर कैपिटल इनकम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो जी। उस लेवल पे देखोगे इंडिया की पॉवर्टी बढ़ गई है। तो जी। ये, मतलब ये डेटा का इंटरप्रिटेशन है कि आप सीएमआई का एक सर्वे कहता है कि इंडिया का जी। जो पॉवर्टी है 2017 के बाद, उस लेवल पे कितना एक्सपेक्टेड था, उस लेवल पे इंडिया ने पॉवर्टी जी। एराडिकेट नहीं किया था। जी। तो ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। जी। 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 तो इसीलिए हमें, लेकिन हम इंडिया का जो पॉवर्टी समझने के लिए जी। एक थ्री, मतलब पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हम्म। एक, 2016 में जब जी। डिमोनेटाइजेशन आया था इंडिया का, जी। उस टाइम पे ये कुछ वर्ल्ड बैंक के और जो इंडिविजुअल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जी। उनकी एस्टिमेशन है कि इंडिया का जो पॉवर्टी है, एक 3% to 4% इंक्रीज हो गई, जी। स्पेशली अर्बन पॉवर्टी। जी। और उसके बाद इंडिया ने 2017 से 19 तक इंडिया का जो पॉवर्टी है, जी। रूरल और अर्बन दोनों भी डिक्रीज हुआ है। लेकिन जी। इंडिया का हमेशा रूरल पॉवर्टी ज्यादा होता है अर्बन से। जी। लेकिन जी।
2017 से 19 से जी हर जो वर्ल्ड बैंक का, सीएमआई का, बहुत सारे एनजीओ का ये मानना है कि इंडिया जी ने बहुत अच्छा काम किया है पॉवर्टी रिडक्शन पे। जी क्योंकि इनकी जो डिजिटल एनेबल्ड डिलीवरी मैकेनिज्म थी, जी। जैसे जन जन आधार आधार मैटर, योजना में जैम इन्होंने ट्रिनिटी। बैंक बैंक का जो लिंक लाया था आधार कार्ड से, इन्होंने जो भी डिलीवरी मैकेनिज्म बनाया था, डिजिटल एनेबल्ड सर्विस डिलीवरी मेथड लाए थे, जी उसके बाद ये पोवर्टी कम होने लगी थी, क्योंकि ये टारगेटेड सही से कर रहा था। जी लेकिन 2019 के बाद पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक आने के बाद कुछ अराउंड, ये एस्टिमेशन है कि 40 to 50 मिलियन पीपल्स को फिर से अबव पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन को ये ड्रैग कर दिया था। ये है। अभी 2020 के बाद इंडिया का जो पॉवर्टी है, एरेडिकेशन तो हो रही है, जी लेकिन इंडिया का और एक चैलेंज है कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जी। एंड टू कंक्लूड, बेसिकली अब आइडिया यही है कि पॉवर्टी घट रही है, बट इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, पहले डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद कोविड आ गया, कि कुछ लोग फिर वापस चले जा रहे हैं, उनको वापस खींच के लाया जा रहा है, और जिस स्पीड से लाया जा रहा है लोगों को गरीबी से वापस निकाला जा रहा है, बट देन जिस स्पीड से निकाला जा रहा है वो स्पीड इनफ नहीं है। हैविंग सेड दैट, माधव, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? पॉवर्टी है क्यों इंडिया में, ये बताइए आप। इंडिया में मतलब एक बहुत एक मेजर प्रॉब्लम इसीलिए है कि इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज्यादा है। जी मतलब आपका सोशल सेफ्टी नेट इंडिया में नहीं है। जी और इंडिया का ये भी मेजर प्रॉब्लम है कि इलिटरेसी, जो इनकी अभी भी इंडिया में 30%, 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेट्स है। तो एग्जैक्टली, वो मुझे लगता है ये एक आपका विशियस सर्कल, ये वो आपस में कनेक्टेड ही है। इलिटरेसी, फिर इलिटरेसी से एग्जैक्ट अनस्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप होती है, और अनस्किल्ड वर्कफोर्स से जो होता है इनफॉर्मल सेक्टर में जो है लेबर फोर्स ज्यादा रहती है। दैट्स अ वेरी विशियस सर्कल। माधव, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, व्हाट्स द वे अहेड? एंड आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर दिया। हाँ, ये एक और एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों इतना है। जो इंडिया का मतलब एक पॉपुलेशन है, जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, जी मतलब अभी अभी एक स्टेबिलिटी में आ रही है, टीएफआर अभी एक स्टेबल में आ चुकी है, फिर भी इंडिया जी का ना जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन एक है, और एक रीजनल डिस्पैरिटी। इंडिया का जो पॉवर्टी का रीजन है रीजनल डिस्पैरिटी। जी और एक रीजन है हमारी जो जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स है, जी अभी भी करप्शन, लीकेज, और किसको टारगेट करने में, इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी लैकुना है। ये एक रीजन है। इसके वजह से ही हमारी पॉवर्टी कम हो रही है। और एक रीजन है कि इंडिया का एक टेक्निकल है ये, इंडिया एक मिडिल इनकम ट्रैप में जा रही है। बिल्कुल फॉर फंस गया। एग्जाम्पल, जैसे जैसे लैटिन कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है अभी। अभी जी इंडिया को प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो इनकम लेवल है बढ़ गया है, बढ़ने के बाद एक स्टैग्नेट पे आ चुका है अभी। एग्जैक्टली। एक जो हमें कुछ वो क्या, अभी देखो, लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री। हम लो इनकम से मिडिल इनकम तो आ गए, जी लेकिन मिडिल इनकम से हाई इनकम जाने के लिए हमें फॉर एग्जांपल एक $9,000 जो परचेसिंग पावर पैरिटी का बेस में पर कैपिटा इनकम चाहिए, वो जी। हमें अभी भी पीछे है। बहुत पीछे क्योंकि हैं। उसको क्रॉस करने में हमें बहुत ही टाइम लग रहा है। ये जी मिडिल इनकम ट्रैप, ये भी एक रीजन है इंडिया जी को पॉवर्टी। क्योंकि और एक रीजन है कि इंडिया को जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जी ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी भी हम लोग बहुत सारे स्कीम्स लाए हो, लेकिन अभी भी ये हेल्थ प्रॉपरली, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली हेल्थ आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज नहीं कर रही है। जी फॉर एग्जांपल, एक रिसेंट एस्टिमेशन है, इंडिया में हर साल अराउंड 60 मिलियन पीपल्स को एक इतनी आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर होती है, उससे उनको पोवर्टी, अबव पोवर्टी लाइन से बिलो पोवर्टी लाइन जाना पड़ता है। क्योंकि उनकी इनकम और जो इनका एक्सपेंडिचर है वो मैच नहीं होती है। तो फिर बिल्कुल। उनका पास एक ही रास्ता है,
अपनी जमीन सब बेच दो और उनकी जो बीपीएल में पहुंच जाते हैं वो। पहुंच ये जाते इंडिया का प्रॉब्लम। problem. That's a very unique thing to the Indian poverty. Any concluding remarks, Madhav? अभी इंडिया को जो पॉवर्टी से एलिवेशन होना है, जो इंडिया अभी 2000 डिमोनेटाइजेशन के बाद पॉवर्टी बढ़ी है, लेकिन एक अच्छी बात हुआ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच आया गवर्नेंस पे, जो हम ई गवर्नेंस कहते हैं, जो भी है, जो वो डिजिटल ड्राइवन और डिजिटल जो ड्रिवन अप्रोच है, जी वही हमें अभी चाहिए कि पॉवर्टी को टारगेट करना है। और एट द सेम टाइम इंडिया को ये याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जो हमारी जॉबलेस इकोनॉमी है उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा, जो इकोनॉमी ग्रोथ और वो जो जॉब जनरेशन करती है वो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसको हमें करने के लिए, वो भी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारी जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, जो उन्होंने बोले थे कि हमने ज्यादा सर्विस सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इंडिया का जो इकोनॉमिक एडवाइजर है पीएम का, वो बोलते हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा करना ज्यादा चाहिए। करना पड़ेगा। एक्चुअली ये तो लेबर इंटेंसिव मार्केट तो आपको मैन्युफैक्चर में आएगा, लेकिन जी इंडिया को यही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब जनरेशन दोनों को मैच करना पड़ेगा, जी और जो इंडस्ट्री और स्किल स्किल। दोनों को भी मैच करना पड़ेगा, अलोंग विथ एक मतलब अप्रोप्रिएट डिजिटल यूसेज इन द सर्विस डिलीवरी। Very well said, Madhav. And there is the way ahead. And if I may, sum up the things. So we are going at a good pace, but then, as you said, we need to match the skill with the industries. And we cannot, हम इंडिया में बना के सिर्फ इंडिया वालों को ही बेच नहीं सकते. It's time that we make local but go global. So it's time that Indian creators, Indian manufacturers, Indian businessmen start creating for the world, because हम अपने आप को बेच के कभी भी इस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर नहीं आ पाएंगे. इट्स टाइम दैट इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड. And that was all in this session of where we discussed with Maddie. If you have any comments, any suggestions, please comment in the comment box. Wish you a very happy day. Good night. Take care. I will keep smiling. Bye bye.